नमस्ते बच्चों। बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर चर्चा करेंगे। लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अब हालांकि आपने इसे पहले भी पढ़ा है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी स्वतंत्रता थी, उसमें बहुत सारी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन था उसमें बहुत सी धाराएं थी। उदारवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गोखले के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा। उग्र राष्ट्रवादी धारा भी 1905 के बाद जो उदित हुई थी, उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नेता माने जाते थे। उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए वैधानिक सुधार नहीं वरन पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था। आपने पूर्व की क्लास में भी पढ़ा होगा कि तिलक, राय, लाल बाल पाल जिसे हम कहते हैं, तो उनमें से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। आपका जन्म 1856 में रत्नगिरी ज़िले में हुआ। शिक्षा प्रसार का काम आपके द्वारा किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने दो जो मैगजीन्स केसरी और मराठा, इन दो साप्ताहिक पत्रों का जो है संपादन प्रकाशन आपके द्वारा प्रारंभ किया गया। आप सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद के विकास में विश्वास करते थे, इसीलिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव आपके द्वारा प्रारंभ किए गए। कारावास भी बहुत बार गए और कारावास आत्मविश्वास और त्याग के एक नवीन अध्याय और राष्ट्रवाद के नवीन युग का सूत्रपात आपके द्वारा किया गया। तिलक बहुत अधिक जल्दी लोकप्रिय हो गए थे और भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी आंदोलन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपकी दो पुस्तक गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आप अद्वैतवादी दर्शन में गहरी आस्था रखते थे और भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति आपके समस्त चिंतन के स्रोत है। आज हम सबसे पहले तिलक के सामाजिक विचारों की बात करेंगे। देखिए बच्चों, अभी हमने तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि आप उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। आप भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। स्वराज्य आपका अंतिम लक्ष्य था। अब आज हम आपके जब सामाजिक विचारों को देखते हैं तो बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि लोकमान्य तिलक जो है वो सामाजिक विचारों के पक्षधर नहीं थे और वे विरोधी थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तिलक और आगरकर दोनों ही ओजस्वी व्यक्ति थे। दोनों ने सार्वजनिक जीवन में एक साथ ही प्रवेश किया था, लेकिन समाज सुधारों के संबंध में दोनों के विचारों के बीच में बहुत अधिक मतभेद था। मतभेद दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे, इस वजह से थे, इसीलिए इन पे आरोप लगाए गए कि आप समाज सुधार के विरोधी हैं, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं थी। अब हम जब देखते हैं कि सामाजिक विचारों को हम जब बिंदुओं में देखते हैं तो सबसे पहला बच्चों, समाज सुधार की तुलना में तिलक ने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। तिलक और आगरकर के बीच मतभेद का सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाए। आगरकर का विचार था कि समाज सुधार राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त है और सामाजिक जीवन में बुद्धि तत्व का समावेश हो गया तो फिर राजनीतिक समस्याओं का हल करना संभव हो सकेगा। इसके विपरीत तिलक ये कहते थे कि हर प्रॉब्लम की जड़ तो देश की परतंत्रता है, ये खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता का वातावरण हो जाएगा, विदेशी सत्ता समाप्त हो जाएगी और देश स्वतंत्र हो जाएगा और देश में जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे तो फिर हम सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर निर्णय ले। तिलक देश की स्वतंत्रता के महान काम के प्रति समर्पित थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही वे अपनी और देश की समस्त शक्ति इस एक ही कार्य में लगा देना चाहते थे। उनका कहना था कि सामाजिक प्रगति राजनीतिक मुक्ति की कसौटी नहीं है। फिर दूसरा बच्चों, उन्हें क्या था कि वो तो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि भारत का शोषण किया जा रहा है, तो वो कहते थे कि हम उनकी गुलामी क्यों करें, वो हमारे समाज में आके हस्तक्षेप क्यों करें, वे हमारे लिए कानून क्यों बनाएं कि हमें समाज में क्या किया करना है, क्यों नहीं, हम क्यों ब्रिटिश शासन को, नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दे रहे हैं, इससे तो ब्रिटिश शासन की शक्ति का विस्तार हो रहा है। तो वो कहते थे कि हम क्यों उनके पास जाएं, हम क्यों कहें कि वो हमारे लिए कानून बनाए, क्या हम अपनी समस्याएं नहीं सुलझा सकते, कि हम उनसे मांगेंगे तो हमारी नींव कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने
सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया। वे बाल विवाह के विरुद्ध थे, किंतु वे यह नहीं चाहते थे कि बाल विवाह को बंद करने के लिए विदेशी नौकरशाही कानून बनाए। फिर तीसरा बच्चों, समाज सुधार काम को वो शनै शनै और जनमत निर्माण के माध्यम से ही पॉसिबल करना चाहते थे। तिलक का विचार था कि समाज सुधार का काम धीरे धीरे और व्यक्तियों के मनोभाव में परिवर्तन के साथ होना चाहिए। अगर उन पे ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा तो वो वास्तव में नहीं होगा। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे उनके विचारों को बदला जाए। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के प्रसंग में जो भी जनभावना है उसका आदर किया जाना चाहिए। फिर समाज सुधार के संबंध में वो पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार के विरोध थे। वे पश्चिम जीवन के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जानी चाहिए, लेकिन वे पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने के पूर्ण रूप से विरोधी थे। तो इसके अतिरिक्त बच्चों देखिए, जब हम सामाजिक बात करते हैं तो तिलक से बात छिपी हुई नहीं थी कि ईसाई लोग समाज कार्यों की आड़ में कुटिल तरीकों से धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं, तो उसका भी उनके द्वारा विरोध किया गया। वे जानते थे कि हिंदू समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं, तो वे उन्हें दूर करना चाहते थे और वे भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। वे अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध थे। गणेश उत्सव में जुलूसों में नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ अपनी अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा थी और विभिन्न जातियों में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा ऊंची नीची का भेद कोई भेद नहीं होता है। दलितों को भी उन्होंने हर कार्य में सहयोग प्रदान किया। तो वे खुद कहते थे कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए और एक निश्चित आयु के बाद ही विवाह होना चाहिए। तो ये तो बच्चों हो गए आपके सामाजिक विचार। तो इससे आप स्पष्ट हो गए होंगे कि वे विरोधी नहीं थे। वे विरोधी केवल थे कि सरकार हस्तक्षेप ना करे, हम खुद हमारे जो है सुधार हमें जो करने हैं वो हम स्वयं ही कर लेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, शिक्षा पर तिलक के विचारों की जब हम बात करते हैं तो महान शिक्षा शास्त्री थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन उनका दृष्टिकोण भिन्न था। वे शिक्षा व्यवस्था, वो कहते थे कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था चलाई है वो तो किसी के हित में है ही नहीं। वे तो न तो छात्रों को देश की स्थिति का ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रमुख पक्ष हैं। एक तो वो जन सामान्य के लिए भी उपलब्ध हो, कोई वंचित ना रहे। शिक्षा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रख के दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण हो और युवकों को प्रशिक्षित किया जाए कि वे राष्ट्रीय जागृति का कार्य कर सके। अब हम देखते हैं, उनके सबसे पहले उन्होंने औद्योगिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने क्या, औद्योगिक शिक्षा मिलेगी तो जीविकोपार्जन का साधन शिक्षा बन सकेगी। दूसरा, उन्होंने धार्मिक शिक्षा पे बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसको अपनी संस्कृति और सभ्यता का ही ज्ञान नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा, है ना। अगर वो उसको जानेगा ही नहीं तो, क्यों उस समय चूँकि देश में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते हैं कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा तो दूर करती है कलह को, तो धार्मिक शिक्षा भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भाव का उदय करेगी। फिर उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को माना। उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी भाषा का ज्ञान होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उसमें हमें 20-25 वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी सीखनी है। तो वो कहते थे कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मातृभाषा को ही गौण मान लें। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक भाषा एक लिपि का समर्थन किया। उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर देवनागरी को यह स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। तिलक ये भी नहीं चाहते थे कि भारत की जो युवा पीढ़ी है वो स्वाधीनता आंदोलन से अलग रहे। वे चाहते थे कि छात्र पढ़ना लिखना जारी रखें, लेकिन इसके साथ ही अपना कुछ समय जनता में चेतना उत्पन्न करने और स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व का प्रचार करने में लगाए। तिलक शिक्षा को जन जागरण का सर्वोत्तम साधन मानते थे और उनका कहना था कि यदि भारत में स्वतंत्र देशों जैसी शिक्षा प्रणाली को अपना लिया जाए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही
खिल जाएगी। वे राजनीतिक शिक्षा देने के पक्ष में थे। वे युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए तैयार करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन जागरण का कार्य भली प्रकार से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो थे वे जनमत, जनशक्ति और पत्रकारिता की शक्ति में बहुत अधिक विश्वास रखते थे और वे चाहते थे कि समाज में इससे परिवर्तन किया जा सकता है। आपने जो केसरी और मराठा थे वे जन जागरण की दिशा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में तिलक के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। आप इसे पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।